तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा डर लगता है बापू की मार से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा बोर्ड ने डेटशीट जारी कर दी है, जिसमें जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं उनके एग्जाम 31 मार्च से शुरू हो रहे हैं और आपका मैथ्स का जो एग्जाम है वो 11 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी को अब तक तो सारा सिलेबस आप सबने कर लिया होगा। अब वो टाइम है बच्चों कि आपको ये जानना है कि हमारी तैयारी कैसी है, हमने कहाँ तक अपनी जो पढ़ाई है, हमारा रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा। और वो हमें कैसे पता चलता है कि जब हमें ये हो जाता है कि हमारा सिलेबस हो गया है तो हमें प्रैक्टिस सेट्स लगाने चाहिए। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको सॉल्व करके देखना चाहिए कि मैंने जो किया है मैं उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इसी चीज को देखते हुए मैं आज से आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया करेंगे। मेरे पास ये 2019 के क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें सेट ए बी सी डी जो भी सेट होते हैं मेरे पास कंप्लीट हैं। और आप सबको पता होगा कि एक सेट में पेपर कैसे बटा हुआ होता है कि अगर आपके पास सेट ए आज हम इस क्लास में करेंगे तो इसमें सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर सेक्शन बी होता है जिसमें 2-2 मार्क्स के होते हैं, फिर सेक्शन सी होता है कोई 3 मार्क्स का, कोई 4 मार्क्स का, और फिर लास्ट सेक्शन होता है सेक्शन डी जिसमें आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए सॉल्व कराऊंगी जिसमें आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो, आपको देखने में बहुत ज्यादा समय भी ना लगे, और इसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो वीक है, उसकी तैयारी अभी अच्छी से नहीं है, तो वो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर कर ले, जरूर देख ले कि इनको किस मेथड से निकाला गया है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाए तो आपको ये पता हो कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब सीधा शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए बच्चों, सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि 0.375 को एक्सप्रेस करो P अपॉन Q की फॉर्म में। क्या कहता है बच्चों कि आपके पास क्वेश्चन 1 ये कहता है 0.375, ये आपको एक नंबर दे दिया गया और कहा गया कि इसको ना P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। सबसे पहली बात, P अपॉन Q क्या होता है, क्या फॉर्म होती है, ये रैशनल नंबर की फॉर्म होती है। जब भी आपको डेसिमल में नंबर दिया हो और आपको उसे रैशनल फॉर्म में यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि आप इसकी पॉइंट्स हटा दीजिए। और आप जब इसके पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो आप नीचे 1 के बाद भी उतनी ही डिजिट लगा दोगे। अब आपको क्या करना है, इसको तब तक काटना है, तब तक कट करना है जब तक कि दो ऐसे नंबर नहीं बच जाते न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो कि को प्राइम हो। चलिए हम शुरू करते हैं इसको कैंसिल करना। 5 की टेबल से हम इसको कैरी करेंगे। 5 8 जा 40 होता है, 5 7 जा 35 होता है। जब आपने 35 से कैरी किया तो कितना बचा, 3, फिर से 5, फिर 2 बचा तो आपका हो गया 5 5 जा 25। उसके बाद यहाँ पर 5 2 जा 10 और ये हो गया 200। फिर से 5 की टेबल पर, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 5 है, 5 1 आर 5, कितना बचा आपके पास, 2 बचा, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। उसके बाद आप कहोगे 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। अब आप कहोगे देखिए हमारे पास ऊपर जो बचा वो 3 है और नीचे जो बचा वो 8 है, और 3 और 8 अब फर्दर किसी एक की सेम टेबल में नहीं आते, इसलिए ये अब फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। तो हमने 0.375 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया और वो हमारा क्या हुआ, 3 अपॉन 8 हुआ। यानी आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 अपॉन 8 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी ऐसे नंबर को जो डेसिमल में गिवन हो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना हो तो आप उसकी सिंपली डेसिमल हटा दोगे, उसको डिवाइड करोगे, उसको काटोगे, और जो कट कर आपके पास फाइनली आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
आपको बच्चों एक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कहता है कि इसके जो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। ये सेकंड चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं बच्चों, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चा सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए पहले तो मेरे पास वो जीरोस होने चाहिए जिनका मुझे सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो आप सबने सेकेंड चैप्टर में सीखा होगा कि हम कैसे जीरोस निकालते हैं। हम क्या करेंगे, इसके कोई इस ये जो बीच वाला फैक्टर है आपका 7x, इसके कोई ऐसे दो टुकड़े करोगे जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 आए, 10x स्क्वायर आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7x आए। अब आप सबको पता है कि ऐसे दो टुकड़े होते हैं हमारे 5x और 2x और साथ में ये 10 रहेगा। तो अगर आप 5 और 2x की 5x और 2x की मल्टीप्लाई करोगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, 5x में 2x ऐड करोगे तो ये 7x आ जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2 2 में पेयर बनाते हो, इनमें से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 5 बचा। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 आपके पास बचा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन आया आपका x प्लस 5, यहाँ से आया x प्लस 2, इनको इक्वल टू 0 रखोगे और आपके पास एक फैक्टर, एक जीरोज आएगा -5 और आपके पास दूसरा जीरोज आएगा -2। और आप सबको पता है इन जीरोज को हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। अब आपने रिलेशन देखा होगा सम ऑफ जीरोस का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, c/a होता है। अब आप कहोगे मैम अल्फा और बीटा तो आपने बताया कि ये जो x की दो वैल्यू आएंगी ना ये हमारी अल्फा और बीटा होंगी, लेकिन ये माइनस, ये b और a क्या होंगे, ये c और a क्या होंगे। तो बच्चों आपको पता होगा कि एक पोलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म होती है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है यानी उस नंबर का, उस एल्जेब्रिक फंक्शन का, उस एल्जेब्रा का या उस वेरिएबल का जिसकी पावर 1 होती है। और जो हमारा a होता है वो क्वाड्रेटिक वाला जो हमारा वेरिएबल होता है जिसकी पावर 2 होती है, उसके सामने जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, a होता है। इस इक्वेशन से, इस पोलिनोमियल से हम नीचे वाले पोलिनोमियल को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों +7 और c की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट 7 होगा और कांस्टेंट टर्म हमारी c होगी। अब आप रखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -5, बीटा क्या है -2, यानी आप -5 में प्लस करोगे -2 तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। b क्या है बच्चों आपका 7 है और a आपका क्या है 1 है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, -5 में प्लस करोगे -2 को तो आपको पता है -7 आएगा और इधर भी क्या आ गया -7। तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। जो हमें सम ऑफ जीरोस निकालने थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने थे उनमें से हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वही अल्फा इंटू बीटा यानी -5 मल्टीप्लाई -2 और c आपका कांस्टेंट टर्म होता है जो कि 10 है और a की वैल्यू आपके पास 1 है। और डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि अगर हम किन्हीं दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 5 2 10 और ये आ गया आपका 10 के इक्वल। यानी अगर आपके अल्फा बीटा और आपने जब सम ऑफ जीरोस के रिलेशन में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन में रखे, आपका लेफ्ट और राइट दोनों केस में इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ये अल्फा और बीटा जीरोस निकाले हैं ना ये आपके राइट है। ये आपका एक तरीके से वेरिफिकेशन हो गया कि हमने जो निकाला वो हमारा ठीक है या गलत है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना हो, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो आपके लिए अल्फा बीटा होगी। ये दो रिलेशन याद रखोगे, सम ऑफ जीरोस के लिए और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। और ए बी सी क्या बताया मैंने, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होती है आपकी कांस्टेंट टर्म। तो इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस गिवन है और आपको उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ये कहा गया है बच्चों कि ये जो आपको दो इक्वेशन गिवन है ना, इनमें से x और y की वैल्यू निकालो। अब बहुत ही इजी है, देखिए सबसे पहली चीज आप इसको बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर सकते हो। कैसे, आपने देखा यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है और दोनों के कोफिशिएंट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर इन दोनों इक्वेशन को, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानती हूँ, इसको इक्वेशन 2 और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ, तो ऐड करने से ये प्लस वाई और माइनस वाई तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और x में x ऐड करोगे तो बच्चों 2x आएगा, 14 में 4 ऐड करोगे तो 18 आएगा और आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। यानी आपके पास x की वैल्यू तो क्या आ गई 9। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है y की। y की कैसे निकालोगे, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 कि जो आपकी इक्वेशन 1 है ना उसमें 9 पुट कर दो x की जगह। आपकी इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ आप x की जगह 9 रखोगे तो ये प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस 9। अब आपको क्या करना है, 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5। यानी हमारे पास x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू 5 आई। तो आपको जब भी कोई दो इक्वेशन गिवन हो, आपको उनमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या हो सकता है a और b रूप में दे देता हो, a और b की टर्म में दे देता है x और y ना देके, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने 2-3 मेथड पढ़े होंगे थर्ड चैप्टर में, उनमें से कोई भी पुट कर देना। मैंने यहाँ एलिमिनेशन से सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपको एक एपी गिवन है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में एपी क्या है, 10, 7, 4 अप सो ऑन, और कहता है कि इसकी 30th टर्म निकालिए। क्या निकालिए, 30th टर्म कौन सी होगी। ये कहा गया कि आपके पास ये एक एपी है, तो बताइए इसकी 30वीं टर्म जब आप निकालोगे तो वो कौन सी होगी। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, आपको इस एपी में ए गिवन है 10 और कॉमन डिफरेंस सभी बच्चों को पता है हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 दैट मीन्स 7 माइनस 10। और आप 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, आपको पता है 10 बड़ा है वो नेगेटिव है, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। अब आप 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 3। ऐसे ही 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके देखो तब भी -3 आएगा। यानी जो आपको कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया, -3। अब आपको ये देखना है कि ये 30th क्या गिवन है हमें, ये an है या ये खाली n है। तो बच्चों समझो इस चीज को, जब आपको ये बोला जाए कि 30वीं टर्म निकालनी है, अगर वो टर्म निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि जब मेरी एपी शुरू हुई होगी तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने गिनना शुरू किया, तो 30वें नंबर पर जो टर्म आएगी वो निकालनी है। इसका मतलब हमें n क्या गिवन है, 30 गिवन है। अंडरस्टैंड, ये an नहीं है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि 30th टर्म है यानी कि 30 टर्म गिवन है, इसमें ऐसा नहीं है। 30वीं टर्म निकालनी है, वो n है ना कि an है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, an की वो 30वीं टर्म यानी a30 फाइंड आउट करना है कि 30th टर्म क्या होगी। आप सबने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की। जब आपको लास्ट टर्म निकालनी होती है, फर्स्ट टर्म प्लस जितनी भी आपको जोन से वाली जिस वाली लास्ट टर्म निकालनी है उसमें से -1 मल्टीप्लाई में उनका कॉमन डिफरेंस। तो आपको मुझे 30th टर्म निकालनी है, तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस a कितना है बच्चों 10 और प्लस n माइनस 1, n कितना है 30 और 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29 और मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस d आपका कितना है डियर स्टूडेंट्स
-3। अब 10 प्लस, अब देखो जब एक नंबर नेगेटिव होता है ना और दूसरा पॉजिटिव होता है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव आती है। इसका मतलब इस प्लस से ये नेगेटिव टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 29 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 87 आएगी और आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, -77। -77 क्यों आया, 10 प्लस का है और 87 माइनस का है। और जब बड़ा नेगेटिव होता है तो आपको पता है एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्शन होती है, और जो बड़ा होता है साइन उसी का आता है। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गिवन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें क्या गिवन है, -77। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आई होप आपको समझ आया होगा कि आपने कैसे देखा कि हमारे कौन सी टर्म, तीसरी टर्म हमारी क्या होगी, -77 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि आपको एक एपी गिवन है और उसमें आपको क्या निकालना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना है। हम देखते हैं कि एपी क्या है। आपको एक एपी गिवन है, कहता है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। और कहा बच्चों कि क्या फाइंड करना है, जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालो। आप सबको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप क्या करोगे, 1 -3, और बच्चा -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -2। कंफर्मेशन के लिए एक और निकाल लेते हैं, A3 - A2 करेंगे, यानी -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि थर्ड टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, तो क्या आएगा, -1 और -1 क्या होता है, -2 होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, -2 आया, क्योंकि हमने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, तो हमारे पास कितना आया, -2 आया, जो कि इसका कॉमन डिफरेंस रहेगा। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक गिवन है और आपको उसको भरना है। फिल इन द ब्लैंक में क्या कहा गया है बच्चों कि ऑल सर्कल्स आर, कुछ इस तरीके से दिया गया है, ऑल सर्कल्स आर फिल इन द ब्लैंक, और आपको ब्रैकेट के अंदर दिया गया है कॉन्गुरेंट, कॉन्गुरेंट या फिर सिमिलर। अब आपको बताना है कि जो सर्कल होते हैं, जो आप वृत्त बनाते हो, हिंदी में अगर मैं बात करूं, ये कॉन्गुरेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कॉन्गुरेंसी कैसे दिखाते हैं, या तो साइड और साइड इक्वल दिखा दे कि तीनों साइड इक्वल हैं, या हम दिखा दे एक एंगल, कोई 2 साइड इक्वल है, या तीनों एंगल इक्वल है, या कोई 2 एंगल और एक साइड इक्वल है। तो इसमें कॉन्गुरेंसी की तो कोई बात होगी नहीं, तो हम कहेंगे चाहे हम स्मॉल रेडियस का कोई सर्कल बना ले, चाहे हम बिग रेडियस का कोई सर्कल बना ले, रेडियस में डिफरेंस आ जाता है, बट वो देखने में तो एक जैसे ही नजर आते हैं, क्लोज्ड फिगर जो कि सर्कुलर है। यानी जो सर्कल होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी है। उसमें क्या कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल है। मैं मान लेती हूँ ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है ABC, ध्यान से समझिएगा, और मैंने कहा एक आपके पास कोई ट्राइंगल है PQR। क्वेश्चन में कहा गया बच्चा ट्राइंगल PQR जो है ना वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और कहा गया आगे कि इन ट्राइंगल की 2 साइड्स का, जो साइड है इनकी, उसका रेशो आपको गिवन है 4:9। मैं मान लेती हूँ इस साइड का और इस साइड का, इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स के दोनों जो बेस वाली साइड है मैंने वो मान ली कि इनका रेशो क्या है, साइड्स का रेशो कितना गिवन है बच्चों, 4:9। तो कहता है बताइए इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो क्या होगा। बच्चों आपने एक थ्योरम की होगी, आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान होगी क्या, कि अगर कोई 2 ट्राइंगल्स सिमिलर होती है, इफ देयर आर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स एंड देयर इज गिवन द रेशो ऑफ देयर साइड, यानी अगर कोई 2 ट्राइंगल एक जैसी है, सिमिलर है, और उनकी साइड का रेशो आपको गिवन हो, और साइड का रेशो देकर क्वेश्चन में पूछ ले कि एरिया का रेशो बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको जो साइड गिवन है 4:9,
उनके रेशो का स्क्वायर कर दीजिए। जो उनके रेशो का स्क्वायर होगा वही क्या होगा, उनके एरिया का रेशो होगा। कैसे, जैसे 4:9 में मैंने कहा कि आपको इनकी साइड का रेशो कितना दिया है, 4:9, तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 9 का स्क्वायर किया तो 81, यानी इनके एरिया का रेशो क्या हो गया दोनों ट्राइंगल के, 16:81। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से प्रॉपर्टी में रिवाइज करती हूँ। क्या कहा मैंने कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल गिवन हो और उनकी साइड का रेशो दिया हो, आपसे एरिया का रेशो पूछा हो, तो आपको क्या करना है, साइड के रेशो का स्क्वायर कर देना है। बस साइड के रेशो का जो स्क्वायर आएगा उसको हम क्या कह देंगे, एरिया का रेशो उन दो ट्राइंगल्स के जो कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर थी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आपने भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, 10th चैप्टर से है आपके और बड़ा ही इजी है। कहते हैं एक पॉइंट क्यू से एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और बाहर किसी पॉइंट क्यू से इस पर एक टेंजेंट डाला गया और जो टेंजेंट है बच्चों उसकी लेंथ दे दी आपको 24 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट डाला गया और इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और कहता है इसी पॉइंट क्यू से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो आपको इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। आप सबको मैंने क्लास में कराया था, जो मैंने 10th चैप्टर कराया हुआ है यूट्यूब पर, कि अगर आप एक टेंजेंट के ऊपर रेडियस ड्रॉ करते हो तो वो जहां पर मीट करती है, यानी जहां ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और जहां रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को टच करती है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो O क्यू है ना, ये मेरे लिए क्या है बच्चों, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मुझे समझ आया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरी थर्ड साइड आ जाएगी, क्योंकि 2 साइड्स गिवन है। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, O क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कोई नाम दे लेते हैं R, क्यू आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, यही होगा। अब आप कहोगे मैम हमें तो ओ आर निकालना है, तो मैंने कहा ओ आर स्क्वायर को इधर ही रखो, ये O क्यू का स्क्वायर था, इस क्यू आर के स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। ओ आर का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, O क्यू का स्क्वायर, O क्यू कितनी है 25, इसका स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब आप कहोगे ये होता है 625, ये होता है 576, तो आपका क्या आ गया, ओ आर का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 आएगा। ठीक है, और स्क्वायर तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो खाली ओ आर की वैल्यू चाहिए। इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट सभी बच्चों को पता है कितना होता है, 7 होता है। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस आ गई है हमारी, 7 सेंटीमीटर। तो आपको जब भी कोई ऐसी फॉर्मेशन दी हो, सर्कल्स के क्वेश्चन दिए हो जिसमें आप जब उसने जो बात कही है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाकर देखना कि मुझे क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है। और मैंने जो बेसिक क्लासेस कराई है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगी 10th चैप्टर की, आप उसको देख लेना ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक फिल इन द ब्लैंक गिवन है कि अगर एक टेंजेंट किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है तो वो कितने पॉइंट पर कर सकता है। क्या है, फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। देखिए कहता है कि अगर आप एक सर्कल पर टेंजेंट्स बनाओगे ना तो वो कितने पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर सकता है। देखिए बच्चों, चाहे मैं यहाँ से टेंजेंट डाल दूं, यहाँ से डाल दूं, यहाँ से डाल दूं, यहाँ से डाल दूं। टेंजेंट क्या होता है, जो किसी सर्कल को बाहर से टच करते हुए जाए, एक्सटर्नली टच करते हुए जाए कोई लाइन, वो क्या कहलाती है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। चाहे हम किधर से भी डाल दे और कितने भी टेंजेंट डाल दे, टेंजेंट्स की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा इनफाइनाइट, यानी हम कहेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट
इन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, 2 पॉइंट गिवन है। मैं मान लेती हूँ कि जो पहला पॉइंट है वो P है, आपको गिवन है बच्चों 2, 3। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 और 1, उसको मैंने मान लिया। क्यों? जब भी आपको किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न रखना होगा। क्या कि अगर मुझे पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मैं फॉर्मूला लर्न रखूंगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सबको याद होगा क्योंकि ये 7th चैप्टर से है और सभी बच्चों ने अब तक तो सारे चैप्टर कर ही लिए होंगे क्योंकि एग्जाम टाइम्स बहुत नजदीक है। चलिए अब देखिए, अब बात आती है x1 x2 है क्या, ये y1 y2 है क्या। बच्चों देखो, अगर आपने p पहले लिखा है तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, p पॉइंट के जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जो वैल्यूज आपको दी हुई है, वो होंगी आपकी x1 y1। यानी जो आपने यहाँ फॉर्मूले में पहले लिखी है उसके जितने भी कोऑर्डिनेट है वो 1 होंगे, x1 y1। और जो सेकंड टाइम पे लिखी है, जैसे क्यों पीछे की तरफ लिखा है, तो ये क्या होंगे x2 y2। अब आपको सिंपली इनकी वैल्यू रखनी है। आप कहोगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 हमारा 4 है और x1 हमारा 2 है, प्लस में y2 कितना है 1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या कहोगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा और 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा। और बच्चों चाहे स्क्वायर नेगेटिव टर्म का हो चाहे पॉजिटिव टर्म का हो, वो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। 4 में 4 ऐड करोगे तो 8 आएगा और 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप कहोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी एक पेयर बन रहा है और एक हमारा अकेला है। तो जो पेयर बन रहा है उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये √2 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि हमें निकालना था P क्योंकि डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो मैंने माना कि ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट 2 और 3 गिवन थे, Q के कोऑर्डिनेट 4 और 1 गिवन थे। इनकी डिस्टेंस निकालनी थी, हमने फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला लगाकर हमारा सीधा आंसर आ गया। तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी हो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की, तो आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए का ही क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आपको ना मिड पॉइंट निकालने हैं। अब फिर से आपको कोई 2 पॉइंट दे गया है, मैं मान लेती हूँ, देखना ध्यान से 11th क्वेश्चन, कि मैं मान लेती हूँ P पॉइंट है आपका 7 और 6 और यहां से कोई Q पॉइंट है आपका -3 एंड -4। कहता है बच्चों इन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, अगर खाली आपको कोई 2 वैल्यू दी हो A और B, तो हम नॉर्मली निकाल देते हैं उन दोनों वैल्यूज का सम और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो उनका मिड पॉइंट आ जाता है, उनका बीच का पार्ट आ जाता है। अब आपको ये चीज नॉर्मल वैल्यू में ना देकर कोऑर्डिनेट्स में दी है कि P के भी कोई 2 पॉइंट है और Q के भी कोई 2 पॉइंट है और आपको क्या निकालना है, इनका मिड पॉइंट। तो आप मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि जो मिड पॉइंट होगा ना इन दोनों पॉइंट्स का, मिड पॉइंट ऑफ P Q क्या होगा, वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जैसे ये 2 पॉइंट्स बना दिए, ऐसे हमने भी 2 टाइप में फॉर्मूला लगा दिया कि x1 में x2 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मिड पॉइंट तो क्या होता है, किन्हीं 2 नंबर का सम और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका बीच का हिस्सा आ जाता है, उसका मध्य पद आ जाता है। ठीक है, देखिए अब आप क्या करोगे, ये मेरा x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2। तो जब आप x1 प्लस x2 करोगे यानी कि 7 प्लस में -3 और क्या करना है, डिवाइड बाय 2। सेकेंड में आपको y1 प्लस y2 यानी -4 और अपॉन में 2। बच्चों देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्शन होगी। जब आप 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बचेगा और जब आप 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 1, यानी जो आपके पास मिड पॉइंट आया वो क्या आया बच्चों, 2 और 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या हुआ,
2 1 जो है वो P और Q यानी कि 7 6 और -3 और -4 के मिड पॉइंट क्या होगा 2 और 1 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके 8th चैप्टर में से दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.3 में से। आई होप सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी से आती होगी। देखिए आपको कहा गया है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी आएगी। आपने ये क्वेश्चन किए होंगे एक्सरसाइज 8.3 में कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ऐसे ही सारे फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होते थे कि कोसेकेंड 90 माइनस थीटा सीकेंड के और सीकेंड 90 माइनस थीटा कोसेकेंड के, ऐसे आपने सबने किए होंगे। तो यहाँ हमें साइन और कोस का करना है तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। कैसे करते थे बच्चों कि मैं इस साइन 18 को लिख सकती हूँ, साइन को साइन रखा, 18 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 72 कि 90 में से 72 घटाओ तब भी तो 18 ही है, सिर्फ इसकी ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम नीचे का cos 72 एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमने साइन को चेंज कर लिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा। थीटा क्या है इस केस में 72 डिग्री, और अपोन में भी क्या है कोस 72 डिग्री से कोस 72 डिग्री कैंसिल हुआ तो आपका आंसर कितना आया 1 आया। अब आपको यहाँ पे एक बात बता देती हूँ कि बच्चे गलती करते हैं, और वो गलती क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि 19 में से 18 अगर 90 में से अगर 90 में से 18 घटाओ ना तब 72 आएगा। हमें घटाना नहीं है, हमें रिप्रेजेंटेशन लेकर आनी है 90 माइनस थीटा ताकि थीटा सेम हो जाए। यानी अगर 90 माइनस 72 लिखा है ना अभी भी इसका मतलब क्या है 18 ही है। इस बात को समझ के चलना, साइन को साइन ही रखना है। जो आपका फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री उसको पहले चेंज नहीं करना, वो तब चेंज होगा जब 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर किसी बच्चे का 8th चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं यूट्यूब पर, आपको मैं वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सेक्शन ए में आपके टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आए हैं, बस आज हम सेक्शन ए करेंगे इस वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बच्चों कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसमें जो 90 डिग्री का एंगल है ना वो बी पॉइंट पर बन रहा है। यानी ये जो बी पॉइंट है यहाँ क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब कहता है कि आपको ना साइन ए निकालना है। मैं मान लेती हूँ ए यहाँ है और सी यहाँ है। कहता है कि बच्चों जो ए बी है ना वो 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी है ना जो वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो बताइए आपका साइन ए क्या होगा। सबसे पहले आप सबने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इससे हमें पता है कि साइन का रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। अब आप कहोगे मैम अगर साइन ए एंगल है ना, तो मैंने आपको ये भी बताया था जिस वाली लाइन पर दो एंगल होते हैं वो हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और बिल्कुल एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों इस केस में हमें परपेंडिकुलर तो गिवन है बट हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम साइन ए कैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो आप क्या कहोगे, वही पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप इनको ऐड करोगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, इसका होता है 49 और आपको खाली AC निकालना है तो आप इधर ले जाओगे स्क्वायर रूट, इनको ऐड करोगे तो आएगा बच्चों 625, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो हाइपोटेन्यूज आई वो कितनी आई 25 सेंटीमीटर आई। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी हाइपोटेन्यूज भी है, तो आपका क्या आ गया साइन ए
7/25। ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। और इसमें ये ऑप्शन में गिवन है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, जो आपका सेट ए है 2019 का क्वेश्चन पेपर ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ती हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेरी है, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जब इसी सेट का मैं सेक्शन बी लेकर आऊंगी तो मैं आपका वो क्वेरी उस वाले वीडियो में सॉल्व करा दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और ऐसे सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बच्चों जिसमें आपको सर्कल की रेडियस भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। कहता है कि सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो क्या 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में जो सेक्टर बना हुआ है उसमें आपको जो है थीटा गिवन है बच्चों, वो कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है। कहता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। बच्चों आप सबको याद होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर किसी को नहीं पता था तो अभी याद कर लेना कि जब आपको रेडियस गिवन हो, जब आपको एंगल गिवन हो तो सीधा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बच्चों 60 है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस आपकी कितनी है 6। आर का स्क्वायर था तो मैंने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 6। आगे देखिए 6 6 36 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 6 से ये 6 कैंसिल हुआ। आप करोगे 22 की 6 से मल्टीप्लाई तो आपकी आएगी 132 और अपॉन में क्या है बच्चों 7 है। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट में कुछ 18.85 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो अगर आपको रेडियस और थीटा दोनों गिवन हो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बड़ा स्पीडली काम हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। आपने ये सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे, आपको जस्ट ये चेक करना है कि इसमें से हमें कितना आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं सेक्शन ए के। 15 कहता है कि एक ऐसे क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालो जिसमें आपको लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। लेंथ गिवन है बच्चों 12 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 मीटर और हाइट आपको गिवन है 8 मीटर। कहता है ये क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, इसका वॉल्यूम निकालो। बच्चों अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही नहीं पता होगा तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो सभी बच्चों को अगर नहीं पता है और कुछ को पता होगा तो वो कमेंट करके बताएंगे, और नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यानी हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ 12 की 10 की और 8 की मल्टीप्लाई करनी है। बच्चों 12 की 10 से करोगे 120, फिर 12 की और 120 की 8 से करोगे 960 मीटर है, और वॉल्यूम निकालनी है तो क्या हो जाएगी मीटर क्यूब। स्क्वायर एरिया निकालना होता है तो यूनिट होती है स्क्वायर, वॉल्यूम निकालना होता है तो यूनिट होती है क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया पीछे मीटर क्यूब, यानी 960 मीटर क्यूब आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, सेट ए का नहीं बच्चों सेक्शन ए का। इसके बाद जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपकी प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है 15 चैप्टर उससे क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस को सेम टाइम पर फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑन द डाइस इज 8। कहता है देखो बच्चों ध्यान से सुनो, आपके पास 2 डाइस है। कितने डाइस है 2 डाइस। आपको पता होगा डाइस पे क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 ये लिखा होता है। अगर आप किसी डाइस को 1 टाइम फेंकते हो तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है आने की कि या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा
या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। बट इस केस में क्या कहा कि 2 डाइस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 2 डाइस हैं ऐसी, और इनको इकट्ठा फेंका गया है। ठीक है, अगर इनको फेंका गया है तो बच्चों सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने पहली डाइस को फेंका, हो सकता है पहली डाइस पे 1 आया और दूसरी पे भी 1 आया। जब मैंने दोबारा दोनों को इकट्ठा फेंका, पहली पे 1 आया और दूसरी पे 2 आ गया। फिर से इकट्ठा फेंका तो पहली पे 1 ही आया, दूसरी पे 3 आ गया। फिर से पहली पे 1 आया, दूसरी पे 4 आ गया। फिर से पहली पे 1 आया, दूसरी पे 5 आ गया। पहली पे 1 आया और दूसरी पे 6 आ गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये थी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, पहली डाइस पे 2 आ गया और दूसरी पे 1 आ गया। पहली डाइस पे 2 और दूसरी पे भी 2, पहली डाइस पे 2 और दूसरी पे 3। ऐसे हम क्या बना लेंगे, सैंपल स्पेस बना लेंगे। और बच्चों जब आप ऐसे सैंपल स्पेस बनाओगे तो आप देखोगे आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम जो आएंगे वो 36 आएंगे। और आपको कैजुअली भी याद रखना है कि अगर किसी डाई को 1 टाइम फेंका जाता है तो 6 की पावर 1 यानी 6 सैंपल स्पेस बनेंगे, 6 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। अगर किसी डाइस को 2 बार फेंका गया है तो 6 की पावर 2 यानी 6 × 6, दैट मीन्स 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेगी। ठीक है, और अगर आपने किसी डाइस को 3 बार फेंका है तो 6 × 6 यानी कि इनकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी उतना आपका क्या होगा उतने ही आपके पॉसिबल आउटकम बनेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सैंपल स्पेस हो जाएगा। आई होप अब तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं। आगे कहते हैं कि इनमें से ना प्रोबेबिलिटी निकालो जिन डाइस का सम क्या आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, अब बच्चों देखो सम 8 किस किस केस में आएगा, या तो पहले पे 2 हो, दूसरे पे 6 हो, तो 6 और 2 8 होता है। या पहली डाइस पे 6 आ जाता और दूसरी डाइस पे 8 आ जाता, सॉरी 2 आ जाता। पहली डाइस पे 3 और दूसरी पे 5 आ जाए, पहली डाइस पे 5 और दूसरी पे 3 आ जाए, या फिर दोनों डाइस पे 4 और 4 आ जाए। क्या इनके अलावा कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों डाइस को फेंकूं और 8 बन जाए? नहीं ना। तो ये टोटल कितने हुए काउंट करके 5। तो आप कहोगे सम 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 5/36। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। प्रोबेबिलिटी रहेगी 2 डाइस को इकट्ठा फेंकने पर सेम टाइम पर 8 सम आने की। ओके, ये था फ्रेंड सेक्शन ए 2019 के क्वेश्चन पेपर का सेट ए का, जिसमें टोटल 16 मार्क्स थे और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए हुए थे। और 1 मार्क्स में वेटेज तो पूरा काम करने की रखते हैं। तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से होनी चाहिए कि आपको सारे फॉर्मूले वगैरह ना लिखने पड़े। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जस्ट रफली आपने फटाफट अपने माइंड में काम किया और आपने क्या किया, उसका आंसर टिक कर दिया। और अगर कोई सॉल्व करके ही दिखाना है जिसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, उसको आपको जल्दी जल्दी से सॉल्व करके दिखाना है। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सेक्शन ए के 16 क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद मैं आपके लिए सेक्शन बी की वीडियो लेकर आऊंगी। उससे पहले अगर किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी रहती है, इनमें किसी पॉइंट्स में कोई कमी रह गई हो, जो समझ नहीं आई, जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट क्लियर करा सकूं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स की क्लास के लिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।